अपना बेटा जो चैप्टर चल रहा है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। ध्रुव यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। और अपना बेटा कल टॉपिक था एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स था बेटा कल का अपना टॉपिक। एक बार उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। एडवांटेज ऑफ मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स। बेटा मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जगह आप डैम्स भी लिख सकते हो। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के स्थान पर आप डैम्स भी लिख सकते हैं बेटा कि बांधों के क्या फ़ायदे हैं, या बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके क्या लाभ हैं बेटा। अंकित कुमार बेटा, चेक योर नेटवर्क सेटिंग। यहाँ से वीडियो प्रॉपर आ रहा है बेटा। एनी प्रॉब्लम इन योर वीडियोस? विजिबिलिटी क्लियर आ रही बेटा? ओके बेटा। फर्स्ट देखो बेटा, मल्टीपर्पज जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें किन किन जगह पे बेटा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं, हमें कहाँ कहाँ पे वो हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट जो बेटा हेल्प होती है, प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है बेटा। अंकित यादव, कमिंग बट स्लो। बेटा ये नेटवर्क इश्यू है, यहाँ से प्रॉपर चल रहा है बेटा, ठीक है। जो अपनी ऐप है पाठशाला ऐप, ये वहाँ से बेटा सर्वर थोड़ा सा लूज चल रहा है, हो सकता है आपको कुछ डिले वीडियो मिल रही हो, लगभग आपके 10-20 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है। ये नेटवर्क इश्यू है बेटा, ओके। पहले बेटा जो अपने को बेनिफिट मिलता है कि डैम्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड अस इरिगेशन फैसिलिटी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमें सिंचाई की सुविधा प्रदान करती हैं। देखो बेटा कैसे प्रदान करती हैं, अगर आप इंडियन मैप देखते हो, यहाँ पे पंजाब है बेटा और यहाँ राजस्थान है। यहाँ से बहने वाली नदियाँ अपना पानी पाकिस्तान से के थ्रू अरेबियन सी में लेके जाती हैं, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे बेटा एक डैम बनाया, पंजाब में एक डैम बनाया हरीके बैराज, ठीक है। एक डैम बनाया बेटा हरीके बैराज, और वहाँ से कैनल्स बनाई गई बेटा, कैनल्स डेवलप की गई, जिससे राजस्थान को, विशेषकर बेटा जो आपके वेस्टर्न राजस्थान है, इसे इरिगेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कराई गई, पीने का पानी भी उपलब्ध कराया गया और सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराया गया। अगर बेटा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं होता, हरीके बैराज जो बांध था वो नहीं बनता, तो क्या अपने राजस्थान को पानी मिल सकता था बेटा? पंजाब का पानी राजस्थान को तो नहीं मिलता ना बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लेके चले बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा अपने को बेनिफिट क्या है,
वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज बेटा। हमारी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं जैसे ड्रिंकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, बाथिंग है, इन सब के लिए भी हमें वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है बेटा, पानी की जो उपलब्धता होती है वो डैम्स से हो रही है। आप वेस्टर्न राजस्थान मत जाइए बेटा, वेस्टर्न राजस्थान का एग्जांपल मतलब आप जयपुर का ले लो बेटा। जयपुर को पीने का जो पानी है बीसलपुर डैम से आ रहा है, टोंक से जयपुर को पीने के पानी की बेटा सप्लाई हो रही है। अगर बीसलपुर डैम सप्लाई रोक दे या टोंक से पानी की सप्लाई रोक दे बेटा, तो जयपुर सिटी को 10 दिन के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, जयपुर सिटी को बेटा 10 दिन के लिए भी जो आपके पानी है वो अवेलेबल नहीं होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी बेटा। सेकेंड पॉइंट है बेटा वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा। डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हमें क्या क्या देते हैं बेटा, इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, डोमेस्टिक यूज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इसके लिए भी पानी अवेलेबल करवाते हैं बेटा। थर्ड है बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बेटा। और इट मीन्स होता बेटा जल विद्युत का निर्माण। जैसे बेटा आपके भाखड़ा नांगल है, हीरा कुंड है, कोसी परियोजनाएं हैं बेटा, ये ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे विद्युत उत्पादन होती है। अब विद्युत उत्पादन करने के बेटा बहुत से तरीके हैं, विद्युत उत्पादन के बहुत से तरीके हैं बेटा। एक आपके थर्मल होता है, तापीय विद्युत, जिसमें हम कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरेनियम इनका यूज़ करके, इनको जला करके उसकी हीट से बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप कोयले को जला रहे हो, कोयला खत्म है बेटा, कोई नहीं बेटा, अगर आपने रिपीट कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस कर देना, ठीक है बेटा। अगर आप बेटा कोल यूज करते हो, नॉन रिन्यूएबल में दोबारा नहीं बन सकता, कोयला खत्म है बेटा। अगर आप बेटा नेचुरल गैस को यूज करते हो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, नेचुरल गैस कैसी है, नॉन रिन्यूएबल है, खत्म हो जाएगी, यूज के साथ ही क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। यूरेनियम, थोरेनियम बहुत शॉर्टेज है बेटा, ये जो आपके मिनरल्स हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं बेटा, इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, स्पेशली भारत में तो बहुत ही कम है, हमें दूसरे देशों से फॉरेन से लेना पड़ता है, ठीक है बेटा। उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप इनको बम बनाने में काम में नहीं लोगे, आप इनसे बेटा एटॉमिक एनर्जी नहीं बनाओगे, केवल आप इनसे विद्युत बनाओगे, आप उद्योगों में काम में लोगे, फैक्ट्रीज में काम में लोगे। उनकी कंडीशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपन अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। लेकिन जल विद्युत जब आप बनाते हो, जल विद्युत में बेटा पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। जो पानी आपके बांध में, आपने उससे बांध से बेटा बिजली बना ली, उसके बाद में वही पानी आपके आगे चला जाएगा, आप उसको वैसे ही यूज ले सकते हैं जैसे आप नॉर्मल पानी को लेते हैं। तो दूसरा क्या बेटा, पोल्यूशन फ्री है, प्रदूषण भी नहीं होता। तो थर्ड एडवांटेज क्या होगा बेटा, इट प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जल विद्युत निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। क्लियर बेटा तीनों पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा,
फ्लूइड कंट्रोल, फ्लूइड कंट्रोल बेटा। भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं बेटा जिनमें हर साल बाढ़ आती है। भारत की कुछ ऐसी नदियां बेटा जिनमें हर साल बाढ़ आती है बेटा, जिनमें एक तो है आपके महानदी, चंबल, ठीक है बेटा, कोसी, इन नदियों में बेटा हर साल बाढ़ आती थी और बाढ़ की वजह से बेटा यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि होती थी। बहुत से व्यक्ति थे बेटा जो बाढ़ में बह जाते थे या बाढ़ से महामारियाँ फैल जाती थी या फिर बेटा उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी, खेतों में पानी भर जाता था, ठीक है बेटा। जो उनके मकान थे, पशु धन था बेटा, वो पानी के साथ बह करके चला जाता था, नष्ट हो जाते थे। तो उस बाढ़ को भी नियंत्रण करने का कौन काम करते हैं बेटा? बांध काम करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं? फ्लूड को भी, बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है एवरीवन बेटा? फिफ्थ है बेटा इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन बेटा। जल मार्ग या नावें चलाना, जल मार्ग या नावें चलाना बेटा। जो वाटरवेज होते हैं बेटा, वाटरवेज जो होते हैं, जलीय जो रास्ते होते हैं बेटा, वो पोल्यूशन फ्री होते हैं। भाई नदियों में आपको नाव चलानी है, ठीक है, नदियों में क्या है बेटा? नाव चलानी है। सिंपली सा है, आपको कुछ नहीं चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक नाव चाहिए और लेके चल दो, ठीक है बेटा। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग बना रखे हैं, जब अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा बेटा उसमें अपन पढ़े भी गए राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 2, 3 गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, नहरों में, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो ये पोल्यूशन फ्री, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, संरचनाएं ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती, इसके लिए बेटा ज़्यादा संरचनाएं नहीं बनानी पड़ती हैं, प्रदूषण फ्री होता है, चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता होता है। इसीलिए बेटा आपके जो इनलैंड नेविगेशन है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और 6 है बेटा फिश ब्रीडिंग, मत्स्य पालन बेटा। डैम्स में मछलियां भी पाली जाती हैं, डैम्स में बेटा मछलियां भी पाली जाती हैं। फिश ब्रीडिंग, मछलियां पाली जाती हैं। और जो मांसाहारी होते हैं, जिनके भोजन में बेटा विशेषकर आप साउथ में चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे मांस आपके भोजन का एक मुख्य अवयव है, वहाँ पे मांसाहारी ज़्यादा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर मांस कम चलता है। लेकिन अगर आप मान लो बेटा साउथ इंडिया में जाते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हो, वहाँ पे बेटा मांस आपके भोजन का एक मुख्य तत्व है, वो उसमें इंक्लूड है बेटा। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, उन लोगों के लिए भोजन अवेलेबल करवा रहा है,
मछलियाँ बहुत से उद्योगों में भी काम आती हैं, इंडस्ट्रीज में भी काम आती हैं। ठीक है बेटा, तो आपको इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है मछलियों के द्वारा बेटा। ये है बेटा आपके कुछ एडवांटेज। ये क्या है बेटा, आपके कुछ एडवांटेज हैं जो हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से मिलते हैं। इनके अलावा बेटा बहुत से और एडवांटेज भी हैं, जैसे आपके टूरिज्म का डेवलपमेंट होता है, पर्यटन स्थल जो होते हैं बेटा उनका विकास होता है। आप कहीं जाते हैं, मान लो आपके आसपास में नदी बह रही है, तो जो 2, 4, 5 किलोमीटर के व्यक्ति हैं वो तो नदी को देखने आ जाते हैं कि भाई अपने आज नदी बह रही है, चलो देखने चलते हैं। ठीक बेटा, आसपास में कोई झील है, जैसे आपके बेटा सिलीसेड झील है, अगर आप अलवर जाते हो, सरिस्का जाते हो तो उसको देख करके आते हो, या आप जयपुर जाते हो पिंक पर्ल में नहा के आते हो, हैदराबाद जाते हो बेटा लुम्नी पार्क है, बुद्धा गार्डन, वहाँ पे आप बोटिंग करते हैं। ठीक बेटा, तो आपका टूरिज्म जो होता है बेटा वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। श्रीनगर है, श्रीनगर में बेटा डल झील, उसमें सिकरे चलना, उनमें बैठना, ये सब आनंद क्या है, पानी की वजह से ही है। तो ये है बेटा आपके कुछ एडवांटेज जो हमें किससे मिलते हैं बेटा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से मिलते हैं। लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं। जहाँ पे एडवांटेज होते हैं उसी चीज़ के बेटा डिसएडवांटेज भी होते हैं। जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलता है उन चीज़ों का बेटा कुछ नुकसान भी होता है। डिसएडवांटेज देखो बेटा, डिसएडवांटेज देखिए, डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बेटा क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है बेटा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के। अभी तक अपन ने इसके केवल बेनिफिट देखे बेटा, तो अपने को लगता है बेटा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत अच्छी होती हैं किसी भी देश के विकास के लिए, उसके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बेटा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होना कंपलसरी है, बहुत आवश्यकता है। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे बेटा कि जो भी बड़े बड़े डैम्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब का विरोध हो रहा है। जो पर्यावरणविद हैं बेटा, इकोलॉजिस्ट है बेटा, वो उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के पीछे उनके जो बेटा टारगेट हैं, नंबर 1 मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉय लोकल फ्लोरा एंड फोना। जो भी बेटा बड़े बांध बनते हैं, जो बड़े बांध बनते बेटा, वो स्थानीय वनस्पति और स्थानीय पशु प्रजातियों को नष्ट करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रॉय लोकल फ्लोरा एंड फोना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जहाँ पे बेटा बड़े बांध बनाए जाते हैं वो उस स्थान के फ्लोरा और फोना, वहाँ की वनस्पति और वन्य जीवों को नष्ट करते हैं। Many native villages
आर सब मार्ज्ड। सब मार्ज्ड मीन्स होता है बेटा डूब जाना। सब मार्ज्ड मीन्स क्या होता है? डूब जाना। बहुत से गांव होते हैं बेटा जो इस बाढ़ के कैचमेंट एरिया में आते हैं, जो इस बाढ़ के क्षेत्र में आते हैं, वो डूब जाते हैं, वो डूब जाते हैं। आप बड़े बांधों का एग्जाम्पल छोड़ो बेटा, अपने आसपास जो छोटे छोटे बांध हैं आप उनको देखो बेटा, अपने आसपास की तहसीलों में, जैसे कोटपुतली है, ठीक है बेटा, या आपके पावटा है, शापरा है, ये इन आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो डैम है बेटा वो है बुचारा, ठीक है। 12 कोस में फैला हुआ है, यानी 36 वर्ग किलोमीटर में बेटा फैला हुआ है बेटा। ये 36 किलोमीटर में इसका कैचमेंट एरिया आता है। इतने बड़े क्षेत्र में बेटा ये फैला हुआ है। अंकित यादव, मैं कोटपुतली नहीं बोल रहा बेटा, मैं बोल रहा हूँ अपने आसपास की तहसीलों में, कोटपुतली, सापरा, पावटा, विराटनगर, इन क्षेत्रों में बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, स्पेशली कोटपुतली नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा आप देखें टिहरी, जो आपके बेटा टिहरी डैम है, टिहरी डैम के लिए टिहरी गांव को खाली कराया गया। एक पूरा गांव बेटा पूरी तरह से खाली हो गया, उसके आसपास का जो क्षेत्र था जहां पे पॉपुलेशन रहती थी बेटा उसे खाली कराया गया और वहां पे डैम बनाया। डैम बनाने के बाद बेटा गंगा नदी का जो प्रवाह है 3 दिन के लिए उस डैम में छोड़ा गया। गंगा नदी के उद्गम से लेकर के एट प्रेजेंट टाइम तक, आज तक गंगा नदी का बहना केवल 3 दिन बंद हुआ है बेटा, और वो 3 दिन कौन से थे? जब टिहरी बांध को भरा गया था, जब टिहरी बांध को भरा गया था बेटा। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें कितना पानी आया होगा। भाई गंगा एक दिन में कितना पानी अपने साथ बहा करके लेके आती है, तो 3 दिन में बेटा कितना पानी उसमें स्टोर हुआ होगा और कितने क्षेत्र को उसने कवर किया होगा। ठीक इसी प्रकार से बेटा आपके जो भाखड़ा नांगल डैम है, भाखड़ा नांगल डैम की दीवारें, जो उसकी वाल्स है बेटा, दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, उनकी चौड़ाई वाइडिथ इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ पे 4 गाड़ियाँ एक साथ लेके चल सकते हैं। उस बांध की दीवारों पे बेटा 4 वे लाइन आप रोड बना सकते हैं। भाखड़ा नांगल डैम बनाने में जितनी सीमेंट लगी है, ठीक बेटा, भाखड़ा नांगल डैम बनाने में जितनी सीमेंट लगी है उतनी सीमेंट से बम्बई जैसे सिटी को 8 बार बना सकते हैं। उसमें जितनी भी आपकी सड़कें हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, पुल हैं, ठीक है, उन सब का कंस्ट्रक्शन 8 टाइम कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं। और इतनी ईंटें लगी बेटा कि अगर ईंटों के ऊपर अगर आप ईंट रखते चले जाएं, एक ईंट के ऊपर, एक ब्रिक्स के ऊपर अगर आप दूसरी रख दो, दूसरी पे तीसरी रख दो, तो ब्रिक्स की जो दीवार ऊंचाई है बेटा उसका एक हिस्सा पृथ्वी पे होगा, दूसरा चंद्रमा को क्रॉस कर जाएगा। जब इतने बड़े डैम बनते बेटा तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उनका एरिया कितना बड़ा होगा, कितने क्षेत्र को उन्होंने कवर किया होगा। जो उपजाऊ भूमि थी वो डूब गई, जो वहाँ की वनस्पति थी बेटा वो उसमें डूब गई, वहाँ के जीव जंतु थे उनको वहाँ से प्लान करना पड़ा, उन गाँव के लोगों को वो स्थान छोड़ करके दूसरी जगह पे जाना पड़ा। थर्ड देखो बेटा, प्यूपिल lost their
लाइवलीहुड। व्यक्ति बेटा अपनी आजीविका को खोते हैं, अपनी आजीविका को भी खोते हैं बेटा, और अपने उस स्थान को भी उन्हें छोड़ना पड़ता है जहाँ पे वो जन्म से रहते आए थे। मान लो किसी के ग्रैंड पेरेंट्स बेटा, उन्होंने जन्म ही टिहरी गांव में लिया हुआ, ठीक है, उस गांव से कितना लगाव होता है, आपका आपके गांव से बेटा कितना लगाव होता है ना, अपने खुद के गांव से लगाओ, आपके घरों से लगाओ, ठीक है, एक मन होता है भाई ये मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा स्टेट है। और ऐसी कंडीशन में मान लो बेटा जो आपके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनकी वजह से लोगों को अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी संपत्ति को छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ता है, जिसका उनके साथ क्या होता है, एक स्पेशली लगाव होता है। Dams are cause for flood and earthquake. Dams are cause for flood and earthquakes। जो बड़े बांध होते हैं बेटा, ये बाढ़ और भूकंप का कारण बनते हैं, ये बाढ़ और भूकंप का कारण बनते हैं बेटा। बड़े बांध जो होते हैं बेटा, बाढ़ और भूकंप का कारण बनते हैं। इस चीज़ को समझो बेटा, फ्लूड को। अभी जब आप इसके एडवांटेज देख रहे थे बेटा, जब आप बेटा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के एडवांटेज देख रहे थे, उसमें आया था कि डैम्स कंट्रोल फ्लूड, ये बाढ़ को क्या करते हैं बेटा, नियंत्रित करते हैं। लेकिन मान लो बाई चांस अगर डैम ही टूट जाए, बाई चांस बेटा डैम ही टूट जाए, अगर भाखड़ा नांगल डैम टूट जाए, ठीक है, टूटना नहीं है, उसकी नींव और बेस इतना मजबूत है कि बेटा टूटना नहीं है, लेकिन बाई चांस मान लो कि अगर वो टूट जाए तो पंजाब, और पंजाब के साथ फिर आ जाओ बेटा आपके पाकिस्तान तक बाढ़ आएगी, ठीक है। जो आदमी पंजाब में बहेगा अरेबियन सी में जाके मिलेगा फिर वो। अगर टिहरी बांध टूटता है, उत्तराखंड, उत्तरांचल, यूपी, बिहार, बंगाल, यहां तक के लोगों को बाढ़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटा कि बाढ़ कैसे आती है? चलो एक एग्जांपल अपन देखते हैं। अगर आपके ध्यान हो बेटा 2014 में बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर आपके बाढ़ आई थी, बहुत से व्यक्ति मर गए थे। गवर्नमेंट ने खुद माना था कि 10,000 प्लस ऐसे व्यक्ति हैं जो खत्म हो गए। 10,000 से व्यक्ति गवर्नमेंट मान रही थी, मरने वालों की संख्या 1 लाख के आसपास थी बेटा, ठीक है। बहुत से ऐसे थे जिनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। उसका जो मुख्य कारण था बेटा, अंकित यादव कह रहे हैं कि बादल फट गया, और बेटा बादल कभी नहीं फटते, ठीक है। जब बहुत तेज बरसात किसी जगह पे एक साथ हो जाती है, उस स्थिति को बादल फटना कहते हैं, ठीक है। उसका रीजन सुनो बेटा कि वो चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, जो वहाँ का बेटा कंडीशन थी, वहाँ की जो भौगोलिक स्ट्रक्चर थी, चारों तरफ पहाड़ियाँ। निकलने के लिए बेटा केवल एक रास्ता, जिधर से बहती थी अलकनंदा, ठीक है। कौन सी नदी बहती थी बेटा? अलकनंदा। और जब वहाँ पे बेटा 3 साल में जितनी बारिश होनी चाहिए, 3 साल में पूरे भारत में जितनी बारिश होती है, उतनी बारिश वहाँ पे एक दिन में हो गई। तो पानी के साथ पहाड़ों का जो मलबा आया था बेटा, वो अलकनंदा नदी के रास्ते में उसकी एक दीवार सी बन गई टेम्परेरी, और वहाँ पे एक झील बन गई। पानी उसमें इकट्ठा होता रहा बेटा, ठीक है।
पानी उसमें कलेक्ट होता रहा, और जब आपके वो दीवार टूटी, अस्थायी थी, टेम्परेरी थी, तो पानी का जो प्रेशर था बेटा वो बहुत तेज़ हो गया, उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, बाढ़ आई, और बाढ़ ने फिर आपको देखा होगा कि पूरे यूपी उत्तराखंड को हिला करके रख दिया था बेटा उस बाढ़ ने। वो तो एक छोटी सी झील का रिजल्ट था, अगर बड़े डैम टूट जाएं तो उसको अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि भाई उससे कितना नुकसान हो सकता है। अर्थक्वेक कैसे आता है बेटा, पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करती है, पृथ्वी ऑटोमेटिकली बेटा अपने आप को बैलेंस करती है। जहां भी वजन बढ़ता है तो पृथ्वी ऑटोमेटिक बेटा उसके किसी ना किसी दूसरे हिस्से में वजन को घटाने का काम करती है। इसी वजह से बेटा जो बाढ़ होते हैं, सॉरी, जो आपके बड़े डैम्स होते हैं वो अर्थक्वेक का कारण बनते हैं, वो भूकंप का कारण बनते हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर है एवरीवन? सरदार सरोवर डैम, ध्यान रखना बेटा, गुजरात में। कहाँ पे बेटा सरदार सरोवर डैम? गुजरात में है। और इसी डैम के पास में बेटा विश्व की सबसे ऊंची एक स्टैचू लगाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू है बेटा। दिस प्रोजेक्ट कवरिंग 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और राजस्थान। दिस प्रोजेक्ट would meet the requirement water in drought prone and desert areas डेजर्ट एरियाज ऑफ बेटा गुजरात। विलेज एंड 173 टाउन। राजस्थान में बेटा 124 विलेज। सरदार सरोवर परियोजना बेटा कौन कौन से 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना बेटा? सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन 4 स्टेट्स की
4 स्टेट्स की बेटा परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का जो लाभ मिल रहा है बेटा, इस प्रोजेक्ट का जो लाभ मिलता है बेटा, गुजरात के 9,490 गांव को और 173 बेटा टाउन्स को इसका बेनिफिट मिलता है। राजस्थान के बेटा 124 विलेज को बेटा इसका बेनिफिट मिलता है। नाउ बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अंकित यादव, सर इफ वी विल गिव डैम वाटर टू राजस्थान डेजर्ट, मिलेगा बेटा, अपने राजस्थान को भी मिलेगा। आईजीएनपी से मिल रहा है, इसी का एरिया बढ़ा रहे हैं। आईजीएनपी को बेटा बाड़मेर से बढ़ा करके और अरेबियन सी से जोड़ने का विचार चल रहा है, तो लगभग कंप्लीट डेजर्ट आपका कवर हो जाएगा। डन बेटा, स्क्रीनशॉट है डन। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए बेटा गुड डे, हैव ए नाइस डे। कल विदा बेटा, ध्यान रखना कल विदा है, अलविदा नहीं है। ओके बेटा। तैयार है।